So, 5th of August, right? So, my love, my crush, हैप्पी बर्थडे एंड आई विश कि तुम अपनी बर्थडे को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो, बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से, और वो करो जो तुम्हें पसंद हो करना, ना कि वो जो फैंस चाहते हैं, ना कि हम चाहते हैं। वो करो जो तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और उस पर्सन के साथ रहो जिसे तुम प्यार करते हो, ताकि तुम हैप्पी रहो तो हम लोग भी हैप्पी रहे। सो आई विश कि आज का तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गया हो, बीते, एंड हमेशा तुम ऐसे ही स्माइल करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। सो हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू माय लव वांगी वो। आई सी इडियट, कौन बुलाता है मुझे? तुम्हारा हस्बैंड विंग? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता, बट वो तुम्हें आई सी इडियट बुलाता है। सच में? हरकत ही ऐसे कर दे तुम। आई सी इडियट ना बोले तो क्या बुलाए तुम्हें? वाह, अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको तो पता है ना क्या हुआ है। हाँ, टाइम में लूप आया है। तुम सब ने मिलकर टाइम को इतना ज़्यादा बजा डाला है बैंड उसकी, तो क्या करेगा टाइम भी? तुम सबकी भी बजाएगा ना वो। न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, अभी न्यूटन कौन है? हाँ, तुम्हें नहीं पता, बट मॉडर्न टाइम में एक साइंटिस्ट होगा जो ऐसा कहता है, मतलब कि हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है, और ऐसा टाइम के साथ भी चलता है। तुमने विंग को, जिंदा हुआ है विंग वापस से तारिस्मा के थ्रू, उसने टाइम के साथ खेला है। भला मर के कोई ज़िंदा हो सकता है क्या? इसलिए टाइम ने भी विंग के साथ खेला है, उसने उसे वापस ही उसी समय में डाल दिया है। तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट तुम्हें इसके लिए बहुत पे करना होगा। मतलब देखो, कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती पांगटी, तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हर एक चीज़ के लिए पे करना होगा। और रही बात सब कुछ सही करने के लिए, तो तुम्हें पे करना होगा। जो विंग उस समय से आया है, उसने इस समय में बहुत कुछ बदलाव किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा वो जो 16 साल का कष्ट था, जो पेन था, जो तुमने सहा था, वो नहीं सहोगे तुम। लेकिन तुम्हें उस पेन के दर्द को तो सहना होगा, चाहे किसी भी फॉर्म में हो क्यों ना हो। हाँ, उस तरीके से नहीं, पर तुम्हें सहना होगा। चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम्हें बहुत कुछ सहना तो होगा, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है कि तुम्हें उतना पेन मिलेगा। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तुम्हें उतना तो सहना होगा कांची। तो मैं रेडी हूँ उसके लिए कांची। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। उस समय का विंग उस लंजा के पास वापस चला जाए। उसने इतना सब कुछ सहा होगा उसके लिए, इतना कुछ सब कुछ कहा हो, किया होगा, और वो एक और बार उसे नहीं खो पाएगा। मैं जानता हूँ खुद को। ये सोच कर भी, जानकर, जब मैंने जाना था कि कैसे 16 साल के लिए वो चला गया था मुझे छोड़कर, मैं सोच कर ही काँप गया था। तो सोचिए उस लंजा का क्या हुआ होगा। उसने कैसे खुद को जीने के लिए फोर्स किया होगा, मनाया होगा खुद को कि वो जी ले। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो काँप जाता हूँ ये सोच कर। माँ प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए ताकि वो, मतलब बस सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ तो हो सकता है। हाँ, एक तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है, पर तुम्हें उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी पांगजी। मैं तैयार हूँ कि सब कीमत चुकाने के लिए। पांगजी सोच लो, कीमत बहुत बड़ी है। अगर मेरी जान है तो ये भी कुर्बान है माँ, क्योंकि इस टाइम कभी मुझसे प्यार नहीं करता, पर उस समय का पांगजी उस पर जान छिड़कता है, और मुझे उस समय को ठीक करना होगा। मुझे इस समय के विंग को प्रोटेक्ट करना होगा। उस समय का विंग जो यहाँ आया है उसे वहाँ वापस भेजना होगा, और इसके लिए मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। पर तुम्हारी गगो का क्या, सचैन की क्या गलती है इसमें? माँ, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हर एक कोई खुश रहे तो ये संभव नहीं है। हर एक को हमारी खुशी से खुशी नहीं होती, किसी को दर्द भी होता है, और ये बात समझना होगा गगो को। मैं जानता हूँ कि गगो मेरे लिए मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मैं उनके लिए, बट गगो मेरे डिसीज़न को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। माँ, इसके लिए जो भी करना हो आप कीजिए, हम तैयार हैं। और वांगजी की फाइनल डिसीज़न पर दोनों ही इमॉर्टल पॉसन सरन और लैनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तब फिर वो कहते ठीक है,
सोच लो दोबारा। मुझे नहीं सोचना। विंग के लिए कुछ भी। और वैसे स्माइल करता है और वो तीनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे लैंड क्लैन के लिए, जो ऑलरेडी अब 10 दिन बीत चुके थे यहाँ पर। और इस 10 दिन में हमारे मो शॉन्चू ने हमारे मेंग्याओ की जो बजाई है, इतना ज़्यादा उसे काम कराया है, एकदम नौकरों की तरह, उससे भी ज़्यादा बदतर उसे ट्रीट किया गया है। और हमारा लैंड सिजन बहुत आराम से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने एक बार चू से चाट तक नहीं किया, कुछ भी नहीं, जो भी चल रहा था बस होने दिया। और हमारा मो शॉन्चू अपनी लंचा को इतनी दर्द में जो भी मेंग्याओ की वजह से उसे मिली थी, कि सोच के उसे इतना ज़्यादा उसने टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि वो इतना ज़्यादा उस पर तरस आने लगा था हमारी इस समय की विंग को। वो सोच रहा था कि आखिर इस मो शॉन्चू को हो क्या गया है कि इसे टॉर्चर क्यों ही कर रहा है, आखिर इसमें इसकी क्या ही गलती है। वैसे ये अच्छा इंसान नहीं है, बट फिर भी इसमें मुझे दया आ रही है। और वो ऐसा मन में सोच रहा था। वैसे तो सभी क्लैन के लोग वापस अपने क्लैन में चले गए थे, बट हमारा विंग यहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे जासूसी जो करनी थी इसीलिए वो यहीं रुक जाता है। और जियांग चैन को मजबूरन सिर्फ यानली के साथ वापस लौटना पड़ता है जियांग क्लैन के लिए। बाकी सभी अपने अपने क्लैन पहुँच गए थे वापस। और हमारे लैंड सिचैन की ऑलरेडी क्राउनिंग सेरेमनी हो गई थी एज अ चीफ कल्टिवेटर ऑफ इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के। और वांगजी के और विंग के जो काम मिला था उसे भी विंग तभी करेगा जब वांगजी आ जाएगा, बट फ़िलहाल 10 दिन से वो वांगजी गायब है, इसीलिए विंग बड़े आराम से उसका वेट कर रहा है और हमारे बेचारे से मेंग्याओ पे होने वाले अत्याचारों को बस देख रहा है। वैसे तो उसके दिल में उतनी दया आ नहीं रही है, बट हाँ उसे थोड़ा मज़ा भी आ रहा है एंड दया भी आ रही है। इन 10 दिनों में हमारे विंग ने मो शॉन्चू को अच्छा खासा समझ लिया है। वो जानता है कि उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सिमिलर है, बट जब बात मेंग्याओ की आती है तो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े बदल जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाता है और एक थोड़ा सा जेंटल होने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, जहाँ बात वांगजी की आए, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सेम हो जाता है। और ये देखकर हमारा विंग अंदर थोड़ा सा जेलस फील करता है जब भी हमारा मो शॉन्चू बड़े एक्साइटमेंट के साथ वांगजी के बारे में बातें करता है। वैसे तो वो अपने समय की लंजा को याद करता है, बट इस विंग को तो नहीं ना पता है कि आखिर ये मो शॉन्चू किस लंजा की बात कर रहा है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जेलस फील करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विंग को पता नहीं है कि वो थोड़ा सा वांगजी की तरफ अट्रैक्टेड है, बट कहते हैं ना कि थोड़ा सा अजीब होता है खुद को एक्सेप्ट करना कि हम अपने ही किसी सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा वियर्ड फील होता है। आप लोग खुद ही लेके सोचिए, जैसे कि आप लड़की हो, ठीक है, आप ये सोच आप फुल LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं बॉयज़ लव से, गर्ल्स लव से, बट आप एक बार खुद के लिए सोचो, आप फुल स्ट्रेट हो एंड आपको कहीं रियलाइज़ हो कि नहीं मुझे इस लड़की पे क्रश है, तो खुद को समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। हाँ, जिसे प्यार होता है, बात प्यार की है ही नहीं, प्यार का तो साइड ही वो तो वास्ट होता है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यही विंग भी फेस करा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसे बुरा लगता है, उसे जेलस फील होता है जब मो शॉन्चू विंग से बातें करते हुए लंचा पर इतना ज़्यादा मानो हक जताता है, इतना बताता है जितना शायद विंग खुद को भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ भी था। बट हमारे मो शॉन्चू को तो सब कुछ पता है, इसीलिए वो थोड़ा सा साउंड ऐसा करता है ना कि जैसे वांगजी पर उसका बहुत हक है, या वो वांगजी को बहुत मानता है, वांगजी उस पर बहुत ज़्यादा उसे पता है वांगजी के बारे में, तो थोड़ा विंग थोड़ा सा जेलस फील करता है। एंड उसके दिल में जो भी वांगजी को लेकर फीलिंग्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप में चेंज हो रही थी इन 10 दिनों के अंदर। और हमारा विंग थोड़ा सा पॉजिटिवली थोड़ा गुस्से में घूम रहा था, सोच रहा था कि वांगजी है कहाँ। और अब फाइनली 10 दिनों बाद और 10 दिन बीत जाते, यानी कि अब पूरे 20 दिन हो गए थे और आज एक सभा होने वाली थी, मतलब कि फुल जितने भी इस वर्ल्ड में कल्टिवेशन वर्ल्ड में क्लैन लीडर्स हैं उनके राजकुमारों के बीच में। और क्योंकि आज जिन क्लैन का पूरा जो भी उन्होंने कैसे कैसे पैसे कमाए हैं उसके बारे में खुलासा होने वाला था, जो कि हमारे नी होसांग और नी मिनसे ने मिलकर किया था। तो आज उसका पूरा रिपोर्ट, पूरी चर्चा होने वाली थी, इसीलिए आज सब हर एक पर्सन लैंड क्लैन में आया हुआ है। एंड लैंड क्लैन को आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ सुंदर से सजाया गया है।
हाँ, फेस्टिवल की तरह नहीं, बट हाँ इतने सभी लोग आ रहे तो थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एलिगेंटली सिंपलिसिटी के साथ थोड़ा सा लैंड को सजाया जाता है। हमारा विंग भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था क्योंकि उसने भी वर्क किया था, थोड़ा सा मदद किया था। हाँ, अपनी जेलेसी एंड अपनी जासूसी को साइड में रख कर वो भी कुछ समय के लिए जिन क्लैन गया था। और तब वो तीनों ही पर्सन यानी कि हमारे जियांग क्लैन से हमारा विंग और जिन क्लैन से हमारा जिन शुआन और हमारे वेन क्लैन से मतलब नी क्लैन से नी होसा, वो तीनों ही वहाँ खड़े हुए थे सेंटर में एकदम बीच में। और तब वहाँ पर सभी लोग आते हैं, बैठते हैं, उन्हें टी सर्व की जाती है, गुसु की फेमस ड्रिंक टी। अल्कोहल नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉरबिडन है यहाँ पर, इसलिए टी। और तब हमारे सबसे पहले हमारे चीफ कल्टीवेटर को बुक करते हैं और हमारे सिचन आदेश देते हैं, इशारा करते हैं। और तब हमारे नी हुसांग अपनी बात को, अपने पॉइंट को रखना स्टार्ट करता है और वो स्टार्टिंग समझाने लगता है कि आखिर ये सब में जिंग क्लैन को पैसे मिलते कहाँ से। और कुछ 2-3 घंटे ये मीटिंग चल रही है, अभी भी कंटिन्यू हो रही है और 3 घंटे बीत चुके इस मीटिंग को ऑलरेडी। और इसमें काफ़ी कुछ बता दिया गया कि आखिर कैसे इलीगली जिन क्लैन पैसे कमाती हैं ब्रॉथल्स के रूप में, अपने चीज़ों को सस्ता छोटे क्लैन से ख़रीद के बड़े क्लैन में महंगा बेच कर और बाकी इधर उधर के काम करके कैसे गलत काम करके वो पैसे कमा रही थी। इस सब का खुलासा इन 3 घंटों में हो रहा था। और तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ पर कोई धड़ाम से आके नीचे गिर जाता है और पूरे कमरे में पूरा ही स्मोक भर गया था। वहाँ पर कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े समय बाद जैसे धुआं हटता है, वो देखते हैं कि वहाँ पर जो भी लैंड क्लैन के स्टार्टिंग में उसके मेन लाइन पे एंट्रेंस पे जो 2 सैनिक खड़े रहते हैं, वो सीधे आके गिरे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी एकदम मिजरेबल कंडीशन में है। और सब देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी हालत किसने की। हमारे सिचन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हुए थे अपनी सिंहासन से, कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई इन गार्ड्स को लैंड क्लैन के ऐसे हमला करने की, सामने आओ। और उस स्मोक से अभी पूरा फुल्ली वो हटा नहीं था, उस स्मोक से एक फुल एकदम ब्लैक अटायर में एक पर्सन बाहर आता है। वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक था, उसके फॉरहेड पे एक रेड कलर का रिबन बना हुआ था। और जब जैसे सब उसका चेहरा देखते सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो पर्सन की आंखें एकदम रेड थी, उसके आसपास से एकदम ब्लैक स्मोक इमिट हो रहा था। वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था जैसे कि कोई डेविल आ गया हो, इतना ज़्यादा। लेकिन उसका ऑरा एकदम डार्क, एकदम चिलिंग था, बट उसका चेहरा एकदम सख्त था। उसका चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उन रोब्स में, उन अटायर में, क्योंकि हांगवेंग जुन को पहली बार किसी ने ब्लैक में देखा है, सफ़ेद छोड़कर ऐसे रूप में देखा है। हुआन और विंग और मोशाचू उन सबके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक गई थी और बाकी वो सभी वहाँ बैठे वो खड़े हो जाते और अपना मुंह खोल के बस उस पर्सन को देख रहे थे। वांगती की आंखें एकदम रेड, एकदम डार्क ब्लड रेड थी, उसके आसपास से एकदम डार्क स्मोक निकल रहा था। वो गुस्से में देखता है और कहता है मैंने किया है, हिम्मत है तो लड़ो मुझसे, वरना चीफ कल्टीवेटर का सिंहासन मुझे दो। वो ऐसे गुस्से में क्राउल करते हुए कहता है। और तभी वहाँ पर 2 लेडीज़ आती हैं और सब उन्हें एक बार में ही पहचान लेते हैं और तब एक साथ कहते हैं ग्रैंड मास्टर पाओसन सरन, ग्रैंड मास्टर लैनी। वो सभी उसके सामने झुकते हैं और वो दोनों ही पर्सन थोड़ी सी इंजर्ड थी, घायल थी। हमारा विंग और मोशांशु वो दोनों ही अभी भी इतने से तो शॉक्ड में थे कि वो मुंह खोलकर हमारे वांगची को बस देखे जा रहे थे कि हो क्या रहा है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर वो दोनों ही कहती हैं चिल्लाते हुए विंग मोशांशु हेल्प करो, हमारी वांगची को कंट्रोल करना है, उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो जल्दी मदद करो, अपनी डार्क कल्टीवेशन का यूज़ करो। और तब दोनों ही होश में आते हैं और वो हमारी पाओसन सरन वो लाने की तरफ देखते हैं और तब वो कहती हैं हमें समझाने का समय नहीं है, हमारी मदद करो, हम वांगची को ऐसे नहीं रोक सकते। और तब वांगची उन दोनों की तरफ देखता है और उन 2 पर्सन की तरफ वो कहता है मुझे ये दोनों बच्चे हराएंगे। आपको लगता है कि मैं
इन 2 बच्चों से हार जाऊँगा। ये 2 बच्चे मुझे काबू कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे उस चीफ कल्टीवेटर की कुर्सी चाहिए। मुझे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज करना है। मैं चलाऊँगा, मैं इस पूरे वर्ल्ड को रूल करूँगा। और तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वो हुआन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वो ताज और वो जो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने तुम्हें दी है, वो सुंदर सी पर्ल्स के साथ एम्ब्रॉयडर्ड हुई तलवार, वो मुझे दो। वो सिंहासन मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं रूल करूँगा इसे। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये बात कह रहा था। हुआन के पैरों से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। वो एकदम शॉक्ड में वांगची को बस देखे जा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये कौन है, क्या ये उनका भाई है। वो मुंह खोल कर शॉक्ड में उन्हें देखे जा रहे थे और मोस्टली सभी के रिएक्शन ऐसे ही थे। और तभी वांगची सीधे हुआन पर हमला करता है अपनी एनर्जी का यूज़ करके, और हुआन एकदम धड़ाम से जाके पीछे वाले मेन वॉल से टकरा जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो संभाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो डार्क एनर्जी थी और बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी थी। हमारा वो शांचू, उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। वो जल्दी से आगे आता है और वो अपनी स्पेल्स के थ्रू वांगची को पकड़ने की ट्राई करता है, बट पहला अटेम्प्ट एकदम फेल जाता है और वांगची तुरंत उसके स्पेल को तोड़ देता है। और वो हंसते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन, विवुशियान। ओह, तो आप हैं। आपको पुरानी बॉडी लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है, इसलिए आप बॉडी ट्रांसफ़र कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप वैसे अच्छी बात है, बट अफसोस, आपको क्या लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ? इस बार तो मैंने हंगवंग जिन की बॉडी का यूज़ किया है, द मोस्ट पावरफुल बॉडी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्योरेस्ट कल्टीवेटर है ना, आज उसकी बॉडी मुझे मिली है। और आई एम डैम श्योर आज तो ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मैं अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूँ इस पावर के साथ, इस पर्सन के साथ, क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो खुद इमोशनली इससे प्यार कर बैठा है, और मुझे हराने के लिए इसे हार्म करना पड़ेगा, जो कि तो कर नहीं सकता है ना विवुशियान। वैसे मुझे अफसोस हुआ जो भी तुमने किया, और मुझे उसका बदला लेना है। उस समय तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी, तुमने मेरी लवर को मरने दिया था, तो इस बार मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही लवर को मार दूंगा। और तुम क्या, किसी के औकात में नहीं है इतना कि मुझे रोक सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना बदला भूल जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे गिड़गिड़ाया था कि तुम मेरे लवर को बचा लो, पर तुमने कहा कि वो मर गया है। तो अब तुम देखो, मैं कहता हूँ कि अपने बचा लो अपने लवर को, वरना कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। अगर मैंने इस वांगची को ख़त्म कर दिया तो जहाँ से तुम आए हो ना, उस वांगची का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ होगा वही तो वहाँ होगा ना। महान ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन। हमारा वो शांचू एकदम ट्रम्बल कर रहा था, काँप रहा था। वो अपनी काँपते हुए कहता है, शुयांग देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? हाँ बीइंग, आखिर किसी में इतना दम है क्या कि मुझे रोक सके? ट्राई कर लो। वैसे भी तुम मुझे छोड़ कहाँ ही भाग जाओगे? मैं तो एक सोल हूँ, स्पिरिट हूँ। मुझे क्या ही होगा? जो दर्द होगा वांगची को होगा, उसकी सोल को होगा। मैं तो बस कंट्रोल कर रहा हूँ, ओनर तो वही है। और ऐसा कहकर शुयांग हंसने लगता है और हमारे वो शांचू आगे आता है और कहता है, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, तुम मुझे हार्म करो। देखो, तुम मेरी बॉडी को कब्जा करो, उसकी नहीं। तुम उसे छोड़ो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता, सोने की चिड़िया की जो दिल होता है ना, वो एक कांच की गुड़िया में होता है, और हंगवंग जिन एकदम वैसे ही है। तुम्हारा दिल वो अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अगर तुम्हें दर्द देना है तो मुझे ऐसे दर्द देना होगा ना। देखो ना, वैसे कितना ज़्यादा हैंडसम है। वैसे सच बताए ना तो ब्यूटीफुल तो काफ़ी है,
वैसे तुम क्या सोचते हो, क्यों ना अभी के अभी इसके सारे रूप्स निकाल कर इसकी पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूँ? क्या आइडिया है? हिम्मत नहीं करना, फिंग एकदम डार्कली कहता है और वो आगे आता है। अब वो कहता है, शुयांग देखो, तुम कैसे मरे ये मैं नहीं जानता, पर तुम लंजा को हार्म नहीं कर सकते, उसमें लंजा की कोई गलती नहीं है। और ये सब चल क्या रहा है और तुम कौन हो? वो शांशु की तरफ मुड़ते हुए कहता है, देखते हुए कहता है। वो शांशु कहता है, देखो अभी समझाने का तुम्हें समय नहीं है, बस इतना समझ लो कि मैं भी वीवू शियान ही हूँ, बस फ्यूचर से आया हूँ। क्या? बस इतना जान लो कि वो भी मेरा प्यार है और मैं ही तुम हो। इससे ज़्यादा कुछ समझाने का समय नहीं है, हमें मिलकर इसे हराना होगा। एक मिनट, अगर तुम दोनों यूनाइट होने वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो अकेले हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं भी लाया हूँ ना अपने सेल्फ को, और फिर पास्ट का, हमारे पास्ट का जिसकी डेथ नहीं हुई थी, वो शुयांग आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तो मुझे यकीन नहीं था कि ये मेरा ही फ्यूचर सेल्फ है, बट कोई नहीं, इसकी बातों ने मुझे मना लिया था, सो मैं यहाँ आ गया। एंड वैसे भी पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करता हूँ, और जब इसने मुझे इतने सारे पैसे ऑफ़र किए तो मैंने मना नहीं किया। वैसे नाइस टू मीट यू ऑल। वो एक बहुत ही नॉटी स्माइल देते हुए कहता है सबको, और तब विंग कहता है, देखो यहाँ क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये है कि मुझे लंजा को हार्म होते हुए नहीं देखना है, इसीलिए तुम दोनों से तुम सब जो भी बकवास कर रहे हो अपना पास रखो, और तुम जो भी हो, स्पिरिट हो, जो भी हो, डेमन हो, लंजा की बॉडी को रिलीज़ करो। अगर उसे ये खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें चीर कर रख दूँगा। एक मरे हुए इंसान को तुम क्या ही कर सकते हो? स्पिरिट्स को भी टॉर्चर किया जा सकता है डेमोनिक एनर्जी से, क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ, ओह इतना पता तुम्हें है, यानी अभी तक तुम्हें काफ़ी कुछ पता हो चुका है डेमोनिक कल्टिवेशन के बारे में। इसीलिए आगे जाकर तुमने ग्रैंड मास्टर बने डेमोनिक कल्टिवेशन के, है ना मोशांशु? देखो ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कह रहे हैं उतना करो। और मैं वो क्यों करूँ? वो सीधे वहाँ से जंप करता है और सीधे उस सिंहासन पर जाके बैठ जाता है, और एकदम एलिगेंटली जाके उस सिंहासन पे बैठते हुए कहता है, चलो अब ये सिंहासन मेरा हुआ। वैसे भी लैंग क्लैन के अगर महाराज हुआन को कुछ हो जाता है तो उसके बाद ये सब कुछ वांग जी का ही तो है, तो क्यों ना उसका रास्ता साफ कर दिया जाए। वो उठता है और हुआन की तरफ देखता है जो बेहोश थे, और उनके आसपास बहुत सारे सिपाही लोग ऑलरेडी मौजूद थे, और वहाँ पर वैद्य को बुलाया गया था। वैद्य इतने समय में आए नहीं थे, इसीलिए बाकी सब वहाँ थे, और बाकी सब जब ये बात सुनते हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं, और हमारे लैंग चिरन आगे आ जाते हैं हुआन के। और तब हमारा शुयांग हंसते हुए कहता है, ए बूढ़े, तू बचाएगा जिसकी एक सांस कब्र में है, एक टांग और एक चल रही है, तू बचाएगा? कम ऑन, लैंग चिरन वाले क्या बेवकूफ़ है, एक बुढ़े को लड़ने के लिए भेज दिया। सच में ये बुढ़ा हमें रोकेगा? उफ, हाय कितने मासूम हो तुम लैंग क्लैन वाले लोग। क्या सब जवान लोग मर गए हैं? हाँ, वो ऐसा हंसता है, हंसते हुए कहता है, और तभी उसके सामने लैंग क्लैन की जो प्रमुख सेवक थे, यानी कि जो बॉडीगार्ड्स थे हमारे लैंग हुआन के, वो आ जाते हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन थे, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, स्ट्रॉन्ग ऑनर रखने वाले थे। और जब हमारा हुआन अभी तक बेहोश थे, बट उसके आगे चिरैन थे और उनके आगे वो सभी बॉडीगार्ड्स थे। और तब हमारा शुयांग कहता है, ये हुई ना बात, चलो कम से कम बुढ़ों से नहीं, कुछ असली हट्टे कट्टे इंसानों से लड़ाई किया जाए। और वो तुरंत ही वांग जी की बेचन निकलती है, और वांग जी के बेचन निकले और कोई टिक जाए, इतना बात तो किसी की नहीं है। और इसलिए वो सभी के सभी बॉडीगार्ड्स कुछ ही समय में ज़मीन पर गिरे हुए थे, और ये देखकर सब हैरान था
बट हमारे मोशांशु के चेहरे पे प्राउड वाली स्माइल थी। हाँ, ये समय सही नहीं था हंसने के लिए या प्राउड करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वांगची के आगे कोई टिक नहीं सकता और वांगची को हराने के लिए या बांधने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। इसीलिए मोशांशु अपने चेहरे से मास्क उतारता है और वहाँ पर वो हुआन के पास जाता है और उन्हें हल्का सा एक स्ट्रोक देता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने होश में आ जाते हैं। वो बॉडी के सबसे मेन पॉइंट पर हाइट टाइटली हिट करता है, जिसकी वजह से उनकी अनकॉन्शियसनेस वापस आ जाती है और वो कॉन्शियस हो जाते हैं। और तब वो कहता है, हुआनगा प्लीज़ जल्दी से सभा खाली करिए, सबको लेकर निकलिए यहाँ से, मामला बिगड़ने वाला है, पर प्लीज़ जल्दी करिए। और वो फिर वांगची की तरफ मुड़ता है और कहता है, हुआनगा चलिए जाइए, अपना काम कीजिए, तब तक मैं इसे